स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में जीवन हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निकलो बिकलो, हे सेवक बन संताप भरे, जो पिछड़े भूले भटके खुद तर जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, देश दम पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, कुछ प्रेम सुधारस बरसाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान हो जावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मैडम सुषमा ओझा, प्रोफेसर एसएस प्रयागराज उपस्थित हैं, हमारी गुरु भी हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की फैकल्टी भी हैं, इसके पहले भी वो टीटाई 6 में कई बार क्लासेस ले चुकी हैं, आज टीटाई 6 की अंतिम क्लास है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, स्वागत है। हमारे बीच में सत्ता जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वो सेमेस्टर 2 की हमारे स्टूडेंट हैं, सत्ता जैन जी सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट हैं और समवायी फाउंडेशन प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हम लोग हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं।
वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खमका सर के हम कृतज्ञ हैं, जिनकी वजह से यह संस्थान इस रूप में आपको दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त एक्यूप्रेशर से हमारा परिचय कराने के लिए मैडम सुषमा ओझा, जो हमारी गुरु हैं, उन्होंने पहले परिचय कराया था, उनके प्रति भी हम श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा, केवल आपको ही नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम मैडम सुषमा ओझा का पुनः स्वागत करते हैं और उनको क्लास के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मैडम, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। धन्यवाद सर। सबको नमस्कार। प्रणाम मैम। हाँ, नमस्कार सबको। और आज हम लोग नमस्कार मैम। हाँ, नमस्ते। टेटाई 6 का अंतिम क्लास है आज, और हम लोग पेज नंबर 181 टेटाई 6 फीमेल डिसीज के बारे में बात करेंगे। तो जैसे पता होना चाहिए, हम महिलाओं में एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है। सब में सब कुछ होता है, हार्ट होता है, लीवर होता है, लेकिन हम फीमेल्स में ही एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है जिसको यूट्रस बोला जाता है। तो इसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स भी हम महिलाओं को आती है। पहले प्रॉब्लम तो आता है कि हम महिलाओं का अक्सर हेमोग्लोबिन कम रहता है, और दूसरा हम लोग का बोन भी ज़्यादा चौक की तरह ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हम महिलाएं ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यही जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके कारण हम महिलाओं का बोन भी कमज़ोर होता रहता है। तो इसीलिए हम महिलाओं को कहा जाता है कि अधिक से अधिक प्रोटीन रिच या कैल्शियम रिच खाना लें। शुरू से ही, बचपन से ही कहा जाता है कि लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको प्रोटीन रिच और कैल्शियम रिच खाना लेना चाहिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फीमेल डिसीज के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो मेंस्ट्रुएशन है, ये जो पहला मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होना है तो वो अराउंड 14 ईयर्स, 12 टू 14 ईयर्स की एज में स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन आज कल के ये वातावरण कह लीजिए या परिवेश कह लीजिए, एटमॉस्फेयर कह लीजिए, कि आज छोटी छोटी बच्चियां 9 साल के उम्र में ही उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। छोटे उम्र में ही, 9 साल की उम्र में, जो कि लिखा है कि 12 टू 14 ईयर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर बच्चियां 9 साल की उम्र में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जा रहा है, तो वो भी एक डिसीज के रूप में ही आगे चल के दिखता है। आगे चल के, अभी नहीं, अभी तो बच्चा है, आगे चल के वो यूट्रस में गांठ होना, ओवरी में गांठ होना, है ना। तो यहाँ पे जब आप पेज नंबर 181 पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये 28 डेज का होना चाहिए, +- 2 होना चाहिए। यानी 30 डेज का भी हो सकता है और 26 डेज का भी हो जा सकता है। हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज +- 2, प्लस यानी 30 डेज और -2 यानी 26 डेज। यानी अगर मेंस्ट्रुएशन 15-15 दिन पे भी आ रहा है तो ये भी बीमारी है। ये भी आगे चल के रोग का द्योतक है कि आगे चल के, अभी नहीं, आगे 10-15 साल में कहीं ना कहीं यूट्रस में गांठ हो सकता है, यूट्रस में फेब्रॉइड हो सकता है, ओवरी में गांठ हो सकती है, ओवरी में फेब्रॉइड हो सकता है। तो हम अगर एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं तो हमें इस चीज को रोकना है। रोकने का मतलब कि हम इसको, कोई चीज अगर रोग अंदरूनी आ रही है तो उसको हमें वहीं पे स्टॉप कर देना, यानी वहीं पे खत्म कर देना है। अगर आप एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग तरह तरह का, हमें लगता है वो देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, और आजकल चला है कि मेनोपॉज हो गया है तो
पता नहीं कौन कौन सा न्यूट्रिशन डाइट या कुछ भी दवा के रूप में देते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं करना है। हमें अपना एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट देना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम इस मंथली या मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आता है दर्द। दर्द यानी पेड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना। तो इसको भी हमारे अग्रवाल सर बताते हैं कि ये सब भी सारा द्योतक है कि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम 10-15 साल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर कोई लड़की है या कोई महिला है, उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये प्रॉब्लम आ रही है कि पेट दर्द कर रहा है, पेड़ू दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के आने के पहले और मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गया उसके बाद भी उसको दर्द कर रहा है, तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाएगा तो रोज उसे क्या करना है, ये आपका एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट है। राइट थंब के वात जॉइंट पे और राइट स्मॉल फिंगर के पित्त जॉइंट पे ब्लैक कलर लगा के एक मेथी की पट्टी बांध देनी है रोज। आपके पास काम है, आप दिन में नहीं मेथी पट्टी बांध सकते हैं, आप लिख लीजिए इसको। राइट थंब के वात जॉइंट पे और राइट स्मॉल फिंगर के पित्त जॉइंट पे ब्लैक कलर, स्केच पेन से ब्लैक कलर लगा के और रोज मेथी पट्टी बांध दीजिए। तो हो सकता है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो प्रॉब्लम उनको आ रही है हर महीने, वो धीरे धीरे कम होके खत्म हो जाएगी। यानी आगे वो रोग जो आगे चल के 10 साल 15 साल में होना है वो नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा क्या करना है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया उसके बाद भी दर्द कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। उस दरम्यान यहाँ पे आपको ग्रीन कलर लगा लेना है, डार्क ग्रीन कलर। लेफ्ट पाम के मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ग्रीन, उस दरम्यान जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गई और दर्द कर रहा है तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर लगा लेना है। सबको दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। म्यूट हो गया है। मैम आपका म्यूट हो गया है। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने वाली होती है तो उसके पहले कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे ब्रेस्ट भारी हो जाना, जो पेड़ू का एरिया यानी जो एब्डोमेन एरिया है वहां पे सूजन आ जाता है। और जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है वैसे ही ये सब चीज जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाती है। तो अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है महिला को तो आपको ये पॉइंट यहाँ दिया हुआ है K6, SP6, CV4 और UB23 आपको यहाँ पे सीडेट कर देना है। तो जो एक प्रॉब्लम जो आ रही है जैसे कि सूजन आना, पेड़ू की तरफ हल्का हल्का भारीपन लगना, तो वो धीरे धीरे आपका कम होके खत्म हो जाएगा। कहीं कहीं थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि वाटर इम्बैलेंस भी हो जा रहा है बॉडी में महिलाओं के, तो वो किस रूप में दिखेगा? हेडेक के रूप में दिखेगा, चक्कर के रूप में दिखेगा, लोअर बैक पेन के रूप में दिखेगा। तो लोअर बैक पेन मतलब आपका किडनी एरिया, जहाँ पे आपकी किडनी आपकी बैक साइड है, तो अगर वहां पे दर्द हो रहा है या फिर डिजीनेस लग रहा है यानी चक्कर आ रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, तो ये पॉइंट है आपका K6, Li4, ST44 एंड गॉल ब्लैडर 35 आपको सीडेट कर देना है। ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो अपनी जगह है, कहीं कहीं रेड और वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम आती है। तो क्या कर रहा है, जो डिस्चार्ज होता है वो बॉडी को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। डिस्चार्ज का मतलब ही है कि बॉडी से आपके प्रोटीन निकल रहा है, और प्रोटीन हमारे शरीर में क्या बोला जाता है? इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। यानी जैसे हम घर बनाते हैं तो सीमेंट का यूज करते हैं, तो अगर कहीं सीमेंट से निकल जाएगा बिल्डिंग बनाने में तो क्या होगा? वहां का एरिया कमजोर हो जाएगा। उसी तरह अगर रेड एंड वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या कर रहा है? ये वीकनेस शरीर के अंदर ला रहा है
और धीरे धीरे अगर आपने ध्यान दिया होगा कि अगर कोई मरीज फीमेल मरीज आपके पास आ रही है वाइट या रेड डिस्चार्ज लेके, तो देखेंगे एकदम वो दुबली पतली होगी एकदम। आप पूछेंगे खाना वाना ठीक से खाती हैं, बोलेंगी नहीं, भूख कम लगती है और कमजोरी बहुत लगती है। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये पॉइंट सारा K6 SP6 CV4 एंड UB23, और एक और पॉइंट है बाई लो, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगर टेटाइस 2 आपके पास होगा तो वहां पे आप देख लीजिएगा, इसका लोकेशन बाई लो का, ये आपको सिडेट करना है, सारे पॉइंट को आपको सिडेट करना है। डाइस 6 में भी दिया हुआ मैडम, पेज नंबर 349 पे। अच्छा एक मिनट, एक मिनट। हाँ दिया हुआ है बाई लो, ये 2 कून ऊपर है GV14 पे, अबाउ GV14। तो गॉल ब्लैडर 14 आपका कहाँ पे है? ये है आपका सॉरी नॉट गॉल ब्लैडर, नहीं, गवर्निंग वेसल, गवर्निंग वेसल 14 के 2 कून ऊपर है, यानी थोड़ा सा ऊपर है। ये तो 2 कून आपको नापना है। अगर आप ओरिजिनल पे वहां पे प्रेशर देंगे, और अगर आपको ब्योल में लगाना है तो ये आपका 2 कून ऊपर है, यहाँ पे GV14 के थोड़ा सा ऊपर है बाई लो। अब यहाँ पे मेनोपॉजल सिम्टम्स भी दिए हैं, जो अधिकतर 43 और 56 की एज में मेनोपॉज हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाती है। तो क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन जब साइकिल खत्म हो जाती है तो ये क्या करता है, इन और ब्लड डेफिशिएंसी के कारण होता है मेनोपॉज। और क्या कर रहा है, ये हमारे शरीर के अंदर एम्प्टी हीट सिम्टम्स दे रहा है। एम्प्टी हीट का क्या मतलब है कि दिख रही है कि गर्मी है बॉडी के अंदर, लेकिन वो एम्प्टी हीट का सिम्टम दे रहा है। तो क्या दिखेगा एम्प्टी हीट के सिम्टम्स में? रात में खूब पसीना आना, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, चिंता लगना, एंग्जाइटी लगना, मानसिक आदमी को इरिटेशन होना, अगर कोई बात कर रहा है किसी के बारे में तो आदमी एकदम गुस्सा हो जा रहा है, और रात में गला सूखने जैसा लग रहा है। मतलब ये सारा क्या है, मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। वर्टाइगो यानी चक्कर आ रहा है, चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, कान में आवाजें आ रही हैं। लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर का मतलब है कि 99, 100 नहीं जा रहा है फीवर, 99 खाली रह रहा है। और अगर 5 हीट की बात करें तो दोनों हाथ के पाम और दोनों पैर के सोल और छाती, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और तो यहाँ पे 3 तरह का ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। तो कभी भी अगर हम ट्रीटमेंट लगाएंगे तो पहले हम ग्रुप 1 पे ही जाएंगे। अगर ग्रुप 1 से 1 हफ्ते तक ग्रुप 1 हम लगाएंगे, अगर ग्रुप 1 से हमको आराम नहीं मिलेगा तब हम ग्रुप 2 पे जाएंगे, अगर ग्रुप 2 से आराम नहीं मिलेगा तब हम ग्रुप 3 पे जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक नोट सर ने लिखवाया है कि गवर्निंग वेसल 24.5 इज इन बिटवीन गवर्निंग वेसल 24 एंड गवर्निंग वेसल 25, यानी दोनों के बीच में 24.5 है, दोनों के बीच में। ठीक है। तो ये हो गया आपका मेनोपॉज सिम्टम्स, यानी मेनोपॉज जब आने वाला है तो ये सिम्टम्स आपको दिखेंगे। आफ्टर मेनोपॉज ऑल्सो ये सिम्टम्स दिखेंगे। ऐसा नहीं कि आपका मेनोपॉज हो गया तो सिम्टम्स नहीं दिखेगा, मेनोपॉज होने के बाद भी ये सिम्टम्स दिखेंगे। तो अगर ये सिम्टम्स दिख रहा है तो ये पॉइंट आपको लगाना है। अगर ग्रुप 1 लगाएंगे तो LU7 राइट टोन करेंगे, K6 लेफ्ट सीडेट करेंगे, और CV4 टोन करेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट भी टोन करेंगे, राइट भी टोन करेंगे। अब क्रॉनिक कोल्डनेस इन यूट्रस, ठीक है, अगर यूट्रस में कोल्डनेस आ गया है, क्रॉनिक का क्या मतलब है, पुराना। तो अगर क्रॉनिक कोल्डनेस है विथ स्टेरिलिटी, यानी बांझपन के साथ अगर क्रॉनिक स्टेरिलिटी आ गया है तो आपको ये सारे पॉइंट K6 SP6 CV3.5 एंड ST25 सारे पॉइंट को आपको सीडेट करना है। फिर अगेन CV3.5 इज बिटवीन CV3 एंड CV4। ठीक है। अगर
6 पॉइंट क्या दिया है कि अगर डिफिकल्ट लेबर के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है तो ये सारे पॉइंट को हम लेंगे, तो इस बिंदुओं पर उपचार देने से क्या होगा, डिलीवरी बिना कष्ट से हो सकती। अगर आजकल आप जान रहे होंगे आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट है और उसके 9 मंथ्स पूरे हो जा रहे हैं और वो डॉक्टर के पास जा रही है, तो क्या कर रहे हैं डॉक्टर लोग, तुरंत सिजेरियन ऑपरेशन कर देते हैं, बोलते नहीं बच्चा नॉर्मल नहीं हो पा रहा है और ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। तो आपको अगर अपने आसपास या अपने रिश्तेदारों में, अपने घर में ही किसी को सर्जरी से बचाना है तो आपके पास ये पॉइंट है K6, SP6, LI4, ये सारे पॉइंट को आपको सीडेट कर देना है। तो जैसे आपने सीडेट किया वैसे ही नॉर्मल डिलीवरी हो गया। और सबसे बेस्ट पॉइंट है नॉर्मल डिलीवरी का, आप लोग लिख लीजिए UB67। जो दोनों छोटी उंगली में, पैर की दोनों छोटी उंगली में बाहर की तरफ है, एकदम नाखून के जड़ में UB67। यानी अगर उसका 9 मंथ्स पूरा हो गया और वो हॉस्पिटल जा रही है, आपको कुछ नहीं करना है, वहीं पे आपको हल्का सा UB67 पे प्रेशर देना है और एक एक मेथी का दाना बांध देना है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। डॉक्टर बोलेगा कि हाँ नहीं ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, लेकिन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, ये करके आप लोग लिख लीजिए UB67। फिर 7वां पॉइंट क्या दिया है कि लेबर पेन के बाद एब्डोमेन और जो अम्बिलिकल होता है ना, जो जिसको हिंदी में खेड़ी बोलते हैं, वहां पे अगर कांस्टेंट डिस्चार्ज हो रहा है, यानी पेट और नाभि में लगातार दर्द हो रहा है और स्त्राव भी हो रहा है, तो आपको ये पॉइंट सारे जो लिखे हुए हैं उसको सीडेट करना है। उसके बाद 8th पॉइंट क्या लिखा है कि डिफिकल्ट लेबर भी है, बर्थ भी हो गया बच्चे का, लेकिन जो बच्चा हुआ है वो क्या है, माँ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि प्रसव में कठिनाई हुई है और प्रसव के बाद जो है माँ की जो क्या बोलते हैं ना, मानसिक स्थिति वो सही नहीं है। ठीक है, और नाल भी नहीं गिर रहा है। नाल गिरना बहुत जरूरी है, अगर नाल नहीं गिरेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये चीज प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये सारे पॉइंट K6, SP6, LI4, CV14 और UB71 पे आपको मोक्सा करना है। मोक्सा मतलब आप अगर पढ़े होंगे कि मोक्सा एक सिगार की तरह रहता है, जैसे आपने अगरबत्ती रहती उसी तरह सिगार की तरह रहता है। उसको जो चाइनीज रहते थे उसको गर्म करके और जो पॉइंट रहता था उस पर वो सिकैया करते थे, मोक्सा करते थे। तो अपने यहाँ तो मोक्सा होता नहीं है, तो आप सीधा उस पॉइंट को सीडेट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तरह की प्रॉब्लम दिखाई गई है कि अगर पेन बिफोर पीरियड है या पेन ड्यूरिंग द पीरियड है और पेन आफ्टर द पीरियड है, तो इसके अलग अलग कारण हैं। तो अगर पेन बिफोर द पीरियड है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले पीरियड में दर्द हो रहा है, तो उसका कारण क्या है, पेज नंबर 183 पे आइए कि अगर पेन बिफोर पीरियड है तो इसका मतलब वहां पे ओवरी इन्वॉल्व है। ठीक है, यूट्रस नहीं इन्वॉल्व है, वहां पे ओवरी इन्वॉल्व है। तो ये बता रहा है कि आगे चल के ओवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारे पॉइंट को हमें सीडेट कर देना। SP मतलब जो 4 दिन बीत जाएगा उसके बाद ये लगातार आप पॉइंट, मतलब इसको जो महिला है वो ध्यान दे इस चीज का कि जो दर्द हो रहा है वो पीरियड के पहले हो रहा है कि पीरियड के दौरान हो रहा है या पीरियड के बाद हो रहा है, उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपने को लगाएगी। तो अगर पीरियड के पहले दर्द हो रहा है इसका मतलब ओवरी वहां पे इन्वॉल्व है, तो ये पॉइंट SP8, लिवर 3, CV3 एंड CV6 को यहाँ पे सीडेट कर। अगर पेन हो रहा है पीरियड के दौरान तो इसका मतलब वहां पे यूट्रस इन्वॉल्व है, मतलब आगे चल के, अभी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आगे चल के यूट्रस में कुछ भी हो सकता है, फाइब्रॉइड हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो आपको ये पॉइंट सारा sp6, st36, cv4, cv6 एंड ub23 सारे पॉइंट को हमें सीडेट कर देना है। ठीक है, तो बिफोर द पीरियड पेन हो रहा है यानी ओवरी इन्वॉल्व है, पेन ड्यूरिंग पीरियड्स हो रहा है यानी आपका यूट्रस इन्वॉल्व है। अगर पेन पीरियड खत्म हो गया, उसके कारण मतलब उसके बाद पेन हो रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि हमारे शरीर में डेफिशिएंसी हो गई है, यानी एनर्जी की डेफिशिएंसी हो गई है, क्वी की डेफिशिएंसी हो गई है। तो यहाँ पे हमको दो तरह के प्रोटोकॉल दिए हुए हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो आप हो सकता है दोनों लगा सकते हैं या एक ग्रुप भी अगर लगा लेंगे तो, लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट को टोन करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया है कि पेन जो है वो आफ्टर द पीरियड हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे डेफिशिएंसी पैटर्न है। तो ग्रुप 1 लगाइए, UB18, 20, 30 टोन करिए, या ग्रुप 2 लगाइए, SP6, ST36 और CV4 लगाइए। दोनों में से कोई एक ग्रुप लगा लीजिए या दोनों ग्रुप भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, अब डिस्मेनोरिया यानी जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको अगर प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्मेनोरिया यानी दर्द हो रहा है, तो आप वहां पे आपको K3 और K6 दोनों को सीडेट करना है। ठीक है, दोनों को K3 और K6 को, अमूमन तो K3 को हम लोग टोन करते हैं बिकॉज इज द ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है किडनी का। लेकिन यहाँ पे अगर वर्जिन्स यानी कुंवारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम हो रहा है डिस्मेनोरिया, तो आपको यहाँ पे K3 और K6 को सीडेट करना है। अब लिखा है कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रैम्स आ रहे हैं। कहाँ पे क्रैम्स आ रहे हैं? आपके एब्डोमेन एरिया या बोल लीजिए, या पेड़ू का एरिया बोल लीजिए, ऐठन हो रहा है, बाइटें आ रही हैं। तो इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट का सिलेक्शन किया गया है, ST40, लीवर 3, SI19 एंड TW23 सारे पॉइंट को आपको सीडेट कर देना है। ठीक है, मतलब हॉरिबल यानी बहुत ज्यादा दर्द के आदमी जैसे मछली की तरह छटपटाने लग रहा है बहुत ज्यादा, तब आपको ये पॉइंट को सीडेट करना है। ठीक, अब कुछ यहाँ पे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम दिए हुए हैं, मतलब अगर पीरियड्स आने हैं उसके पहले क्या क्या लक्षण दिखेंगे। तो पहला लक्षण दिखता है ब्रेस्ट स्वेलिंग और टेंडरनेस, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना, आलस लगना, और मूड स्विंग हो रहा है, यानी कभी आदमी को अच्छा लग रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी आदमी किसी से बात करना नहीं चाह रहा है, डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा है, एंग्जाइटी लग रही है, फूड क्रेविंग्स हो रही है, यानी ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है। तो ये इसको बताया गया है कि इट इज कॉल्ड एज PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। इवन अगर कोई महिला अल्कोहल ले रही है तो वो अल्कोहल इंटेक ज्यादा कर ले रही है, नींद नहीं आ रहा है, रात में गर्मी मतलब बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बार बार वो महिला भूल जा रही है, कोई भी अगर सामान है या कुछ भी है वो भूल जा रही है। क्यों क्यों ये सब चीज हो रहा है? तो यहाँ पे 3 कारण दिया है। पहला कारण है कि जो हमारे पीरियड में जो सम्मिलित है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन है, उसके कारण यानी वहां पे कुछ गड़बड़ी हो गई है, उसके कारण ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आ रहा है। और जो एजेस्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको क्या कर दे रहा है, स्टिमुलेट कर दे रहा है, यानी वहां पे एनर्जी बढ़ जा रही है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो वहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी आ जा रही है। और जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एक तरह का हार्मोन है, ये हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेस कर दे रहा है। एक जो है स्टिमुलेट कर दे रहा है, एक आपका डिप्रेस कर दे रहा है। तो स्टिमुलेट करने का मतलब कि लग रहा है बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है, और अगर डिप्रेस करने का मतलब वो क्या कर रहा है, डिप्रेशन टाइप आदमी को हो जा रहा है। और जो महिला बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रही है उसके कारण भी हार्मोनल प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे जो है
प्री मेनिस्ट्रल सिम्टम्स हैं ये 13 प्री मेनिस्ट्रल सिम्टम्स। तो इसका कारण जो है प्रोजेस्टेरॉन भी है, एजेस्ट्रॉन भी है, और आपका बर्थ कंट्रोल पिल्स भी महिला ले रही, उसके कारण भी ये पीएमएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएमएस बोला जाता है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम आ रही है तो आपका कुछ पॉइंट सर ने दिया, SI3, UB62, P6, K4, K5, लिवर 3 एंड UB67, सारे पॉइंट को आपको सीडेट कर देना है। SI3 क्या करेगा, आपके सेक्स हार्मोन को रिलीज करेगा। UB62 क्या करेगा, ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और जो हमारा इमोशन है उसको थोड़ा ठंडा रखेगा। P6 क्या करेगा, ये हमारे महिलाओं के जो प्री मेनिस्ट्रल सिम्टम्स हैं उसको, जो डिप्रेशन आ रहा है, इरिटेशन आ रहा है, उसको ठीक करके जो महिला है उसको अच्छी नींद मिलेगी। K4 अगर हम सीडेट करते हैं तो क्या करेगा, जो हमारा हाइपर इमोशंस हो रहा है, यानी जो हमको हाइपर हो जा रहे हैं, उसको वो ठीक कर रहा है। K5 क्या कर रहा है, जो हमें टेंशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि यूट्रस में जो है रक्त की मात्रा को ये रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है, K5। लिवर 3 क्या कर रहा है, लिवर 3 अगर हम सीडेट करते हैं तो ये नर्वसनेस लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, हम लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हो जा रहे हैं, एंगर हमको बहुत आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो जैसे हम लोग लिवर 3 को सीडेट करते हैं, हम लोग का ये जो सारा चीज है वो घट जाता है। अगर UB67 को सीडेट करते हैं तो ये हमारे ओवरीज को अफेक्ट करके, और जो भी हमारे हार्मोन्स हैं, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है, उसको ये ठीक कर रहा है। तो ये सारे कारण है पी मेनिस्ट्रल सिंड्रोम के, या सिस्टम बोलिए या सिंड्रोम बोल लीजिए। कुछ आप लोग को अगर प्रश्न हो तो इसमें हम लोग पूछ सकते हैं। आप लोग कुछ पूछना है किसी को? मैडम K4-5 को तो ब्लड के लिए टोन किया जाता है ना? नहीं, तो यहाँ पे ये सीडेट किया गया है। सीडेट करेंगे तभी तो जो हाइपर इमोशंस हो रहा है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, उसमें ये ठीक करेगा। ये नॉर्मल वे में तो K4 और K5 को टोन करते हैं, लेकिन जब PMS आ रहा है तो यहाँ पे K4 और K5 को सीडेट करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक। और कुछ किसी को पूछना है? तो ये हो गया आपका PMS यानी प्री मेनिस्ट्रल सिंड्रोम। अब हम लोग चलेंगे एमोनोरिया। एमोनोरिया का क्या मतलब होता है कि एकाएक मासिक धर्म रुक जाए। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मेनिस्ट्रल पीरियड इज कॉल्ड एमोनोरिया। जैसे मैंने बताया कि 12 से 14 साल की उम्र में मेन्स्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो बच्ची जो है 15 साल की हो गई, उसके बाद भी उसका मेन्स्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ। मैच्योर हो गई लेकिन उसका मेन्स्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसके जो कॉजेज दिए हुए हैं एमोनोरिया के, कि कहीं पे अगर ब्लड रुका हुआ है, कहीं पे लीवर और किडनी डेफिशिएंसी कर रहा है फ्लूइड्स का, कहीं पे मिडल और लोअर वार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रेसिस प्रोड्यूस यानी ब्लॉकेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके कारण मासिक धर्म लोप हो गया यानी एमोनोरिया हो गया है। मतलब वहां पे स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो अगर एमोनोरिया ब्लड स्टैग्नेशन के कारण स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये सारे पॉइंट को सीडेट करना है। CV3, SP6, SP10, ST29, लिवर 3 एंड LI4, सारे पॉइंट को सीडेट करना है। अगर पेन हो रहा है लोअर बैक में, और अगर आप वहां पे टच करेंगे तो कुछ हार्ड मास की तरह भी दिख रहा होगा, तो K14 को भी सीडेट करना है। तो ये ब्लड स्टैग्नेशन यानी ब्लड रुका हुआ है, तो इसके कारण एमोनोरिया हो रहा है। अगर एमोनोरिया ब्लड डिप्लेशन के कारण हो रहा है तो यहाँ पे ये ब्लड डिप्लेशन का क्या मतलब है कि ब्लड की कमी है बॉडी में, खून की कमी है बॉडी में, इसके कारण अगर एमोनोरिया हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सारे पॉइंट को टोन करेंगे, सीडेट नहीं करेंगे, सारे पॉइंट को टोन करेंगे। CV4, UB18, 20, 23,
ST36 एंड SP6 सारे पॉइंट को टोन करेंगे। तो दो तरह का एमेनोरिया हो गया। अब जो थर्ड एमेनोरिया सिम्टम्स है वो क्या है कि लीवर और किडनी में क्या हो रहा है, कमी हो गई है ब्लड की। तो वहां पे वो क्या दिखा रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ फ्लूइड दिखा रहा है। तो इसमें सिम्टम्स भी अच्छे से दिए हुए हैं, जैसे कि खाना बच्ची नहीं ठीक से खा पा रही है, अगर उसका चेहरा देखेंगे तो चेहरे में कांति नहीं है, जो ओंठ है वो एकदम सूखे सूखे लग रहे हैं, कह रही है मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन हाथों में और पैरों में ठंडक लग रहा है, चक्कर आ रहा है, पैल्पिटेशन यानी धड़कन बढ़ी हुई है। क्यों? एब्सेंस ऑफ मेंसेस है, या मतलब मेंसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि मेंसेस तो स्टार्ट हो गया लेकिन वो हर महीने नहीं हो रहा है, वो इरेगुलर मेंसेस, यानी जैसे 1 महीना हुआ 3 महीने गायब रहा, फिर चौथे महीने हुआ 3 महीने गायब रहा। तो यहाँ मोस्टली जो खेमका सा जब हम लोग को क्लास लेते थे तो बताते थे मोस्टली ये ब्लड डेफिशिएंसी के कारण ही एमोनिया होता है। तो अगर ब्लड डेफिशिएंसी के कारण एमोनिया हो रहा है तो ये सारे पॉइंट यानी UB17, 18, 20, CV4, CV6 और SP10 को हमको तुरंत टोन कर देना चाहिए। ठीक है। अब जो फोर्थ केस है वहां पे क्या बताया है कि मिडल और जो लोअर वार्मर है, हमारा बॉडी भी 3 वार्मर पे बटा हुआ है। अपर वार्मर यानी सिर से लेके गले तक, मिडल वार्मर गले से लेके हमारा एब्डोमेन लेवल तक, और लोअर वार्मर यानी एब्डोमेन लेवल से पैर तक। तो अगर हमारे मिडल और लोअर वार्मर में स्टेसिस है या ब्लॉकेज है तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे, गर्मी लगना, छाती में भारीपन लगना, ऐसे लगता है कि कोई गांठ है गले में, जैसे लगता है कि कुछ गांठ जैसा लग रहा है। और बहुत जगह तो ये देखा जाता है कि जो लड़कियां होती एमोनिया की शिकार होती वो मानसिक रूप से भी परेशान रहती हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट SP6, SP8, liver 2, 8, ST30 एंड LI4 सारे पॉइंट को सीडेट कर देना है आपको। ठीक है। तो ये सारी बात थी एमोनिया की। एमोनिया मतलब 3 तरह से एमोनिया यानी मासिक धर्म स्टार्ट ही नहीं हुआ या स्टार्ट हुआ है, तो हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रहा है, कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद हो रहा है। तो 3 तरह से इसको खेमका जी ने समझाया है। अब पोस्ट डेटेड मेंस्ट्रुएशन यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल मैंने क्या बताया था, 20 डेज +-2 यानी 30 डेज में भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना चाहिए, 26 डेज में भी आना चाहिए। लेकिन 30 डेज बीत गया उसके बाद भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इट इज ड्यू टू ब्लड डेफिशिएंसी या ब्लड में कोल्डनेस आ गया है। यानी कहते हैं ना एक तापमान होना चाहिए, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, वैसे ही ब्लड का भी एक अमून टेम्परेचर होना चाहिए। तो अगर कोल्डनेस आ गया ब्लड में या हमारे शरीर में ब्लड डेफिशिएंसी हो गया है तो आपको ये पॉइंट को टोन करना है, CV3, CV4 और CV6। अगर ये सब प्रॉब्लम आ रहा है यानी ब्लड विजन हो रहा है, चक्कर आ रहा है, धड़कन बढ़ रही है, नींद नहीं आ रही है, और छाती में भारीपन लग रहा है, ब्रेस्ट में भारीपन लग रहा है, या हमारा जो स्टमक का एरिया है वहां पे भारीपन लग रहा है, तो अगर जनरल पॉइंट हम लगाएंगे तो CV3, CV4 और CV6 तीनों को हम टोन करेंगे। लेकिन अगर ये सब प्रॉब्लम आ रहा है तो इस पे हम और पॉइंट ऐड करते जाएंगे। ठीक है। ये पोस्ट डेटेड मेंस्ट्रुएशन के लिए लिखा है, यानी समय से नहीं आ रहा, विलंब आ रहा है। अगर
समय से पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल मैंने क्या बताया था, 28 डेज +-2, यानी 30 डेज या 26 डेज। तो अगर 30 डेज के बाद आए तब ये पोस्ट डेटेड हो गया, और अगर 26 डेज है, लेकिन क्या है हर 15-15 दिन पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है, यानी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, पीरियड हो रहा है, तो ये भी गलत बात है। तो ये क्या बताया जा रहा है कि ये ब्लड में हीट हो गया है, यानी कोल्ड नहीं है, हाँ ब्लड में हीट हो गया है, लिवर फायर राइजिंग हो गया है, और क्यू डेफिशिएंसी भी हो गया। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ज्यादा करके हम लोग हीट इन ब्लड का ही पहले पॉइंट लगाते हैं, उससे आराम नहीं मिलता है तब हम लोग सेकंड प्रोटोकॉल पे जाते हैं, या तो देखते हैं कि नहीं ये जो है कमजोरी के कारण मेंस्ट्रुएशन साइकिल 15-15 दिन पे आ रहा है, तब हम लोग डेफिशिएंसी का पॉइंट देते हैं CV6, CV12, ST36 एंड SP6। तो यहाँ पे हम सारे पॉइंट को टोन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात समय से पहले पीरियड आने का। अब क्या दिया है कि जब पीरियड स्टार्ट होता है तो ये हमको देना है कि ज्यादा तो पीरियड नहीं हो रहा है, ज्यादा एक्सेस मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, लीकेज तो नहीं हो रहा है। अगर लीकेज हो रहा है यानी दिन भर में, वो कहते हैं अमूमन दिन भर में 3 से 4 पैड बदलना चाहिए, लड़की हो चाहे महिला हो, जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको 3 से 4 पैड बदलना चाहिए दिन भर में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाढ़, जैसे बाढ़ आ जाती है पानी का, वैसे ही स्राव अनवरत चल रहा है। तो ये भी खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि भाई ब्लड तो कहते हैं ये गंदा खून नहीं है, ये साफ खून है, ये गंदा खून नहीं है। जैसे लोगों को एक धारणा रहती है कि ये गंदा खून है, नहीं, ये साफ खून है। कहते हैं कि यूट्रस हर महीने तैयारी करता है कि स्पर्म और ओवा मिले और एक बच्चे का निर्माण हो, लेकिन जब तैयारी नहीं होती तो वो अपने को श्रेड कर लेता है, यूट्रस अपने को श्रेड कर, यानी वो इसीलिए ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रूप में दिखता है हर महीने। तो यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा लीकेज हो रहा है, जैसे लग रहा बाढ़ आ गई, यानी कि दिन भर में वो 8, 9, 10 पैड महिला बदल रही है, तो ये बहुत ज्यादा खतरा वाली बात है। तो आप यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल दिए हुए CV6, CV12, ST25, लिवर 1, लिवर 13, है तो लिवर 2 को सीडेट करना है, और आपको लग रहा है अब लीकेज हो रहा है और आपको ठंड लग रही है, फोन आ गया था सर इसलिए कट गया है, ऑन कर दिए है माइक, ठीक है। तो अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो आपको लिवर 2 को सीडेट करना है। बहुत ज्यादा लीकेज हो रहा है, अगर ठंड लग रही है तो CV4 पे मोक्सा करना है। तो क्या जी बोलते थे कि अदरक का टुकड़ा लेके और उसको चाकू की तरह नोक बना के और थोड़ा गैस पे रख के और CV4 पे आप मोक्सा, मतलब वहां पे गर्मी देना है। और कहीं भी अगर स्ट्रेसिस आपको दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हीट के कारण हो रहा है या कोल्ड के कारण हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आपको लिवर 3 और लिवर 4 को सीडेट कर देना, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब बहुत ज्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो है, यानी बहुत ज्यादा,
मतलब वो एक दिन में कम से कम 10 से 12 पैड महिला बदल रही है, तो ये भी खतरे वाली बात है। तो आपको यहाँ पे SP1, liver 1, CV4, liver 3 सबको सीडेट कर देना है। और जो आपका नाखून है, जो पैर का नाखून है, SP1 और liver 1 जहाँ है वहां पे एक रबड़ बैंड बांध दीजिए। तो क्या होगा, जो बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है आश्चर्यजनक रूप से वहां पे वो ठीक हो जाएगा। हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होना भी खतरा ही है, ठीक है। जहाँ हमारा ओरिजिनल SP1 और liver 1 आता है वहां पे सिर्फ एक रबड़ बैंड बांध दीजिए, तो जो बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है वो कम हो जाएगा, रुक नहीं जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। किसका इको कर रहा है ये? किसका इको कर रहा है थोड़ा? हम तो बोल रहे थे ला रहे हैं, टैप तुम 2 मिनट नहीं पा रही थी। नहीं प्रॉब्लम है, ये उन लोग कोई खोला है उसपे प्रॉब्लम है। किसी का कोई बंद है क्या? हेलो, किसी को हाँ, बंद? आवाज सबको बंद हो सबको गई तो अब। बंद है। आवाज तो बंद हो गई अब। आवाज हो बंद हो गई ना? हाँ बंद हो, हाँ जी। हाँ ठीक है। अब एक और बीमारी है ल्यूकेरिया, जिसको हिंदी में श्वेत पदर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, लगातार योनि से वाइट डिस्चार्ज या लाल रंग का डिस्चार्ज हमेशा होता है। तो इसको अगर हिंदी में बोले तो श्वेत पदर बोलते हैं और इंग्लिश में बोले तो ल्यूकेरिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वेजाइना है उसमें पीएच लेवल बढ़ जाता है, और ये एक तरह का जो श्वेत पदर या आपका ल्यूकेरिया है, ये वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के रूप में जाना जाता है। और इसमें होता क्या है, कभी कभी उस एरिया में इचिंग भी होने लगती, खुजली भी होने लगती है। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट फॉर ल्यूकेरिया है, बहुत अच्छा है ये। K3, K7 एंड LE7 यहाँ पे टोन कर देना, क्योंकि जो K3 और K7 है ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है फॉर ल्यूकेरिया, क्योंकि वेजाइनल जो ईस्ट इन्फेक्शन है इसको ये ठीक करता है। और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट दिया है वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए, liver 3, liver 1, liver 5 एंड गॉल ब्लैडर 41 यहाँ पे सीडेट करना है। और अगर ल्यूकेरिया के पेशेंट आपके पास आते हैं, फीमेल पेशेंट ल्यूकेरिया के, तो आप उनको बता सकते हैं कि विटामिन C की गोली लेना शुरू करें। विटामिन C जो गोली होता है उसको खाने से जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और यहाँ पे बताया है कि सिरिंज जो है खट्टा दही या मट्ठे से वेजाइना में बेड टाइम में उसमें इंसर्ट कर, लेकिन ये सब काम आप लोग मत करिएगा। या आप पॉइंट लगाइए और विटामिन C की गोली बोलिए, खाएं। वो लोग जो भी ल्यूकेरिया की पेशेंट आपके पास आती हैं उनको बता सकते हैं। अच्छा, ल्यूकेरिया भी के कारण भी 3 हैं। पहला है स्प्लीन की डेफिशिएंसी, सेकंड है किडनी की डेफिशिएंसी, और थर्ड है डैम्प हीट। डैम्प हीट का मतलब इन्फेक्शन। तो अगर स्प्लीन की डेफिशिएंसी है तो ये सारे पॉइंट को टोन करेंगे, किडनी की डेफिशिएंसी है तो ये सारे पॉइंट को टोन करेंगे, अगर डैम्प हीट है तो liver 5 को सीडेट करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे वेनल एरिया में ईचिंग हो रहा है
टोन करेंगे या लो लिखा तो V1 ST36। सर हम परेशान हो गए, कौन बाबा से भी दिमाग खत्म कर दे रहे हैं मेरा तो। अब फिर चला गया, फिर सही में ना पगलवा दे रहा है हमको ये। क्यों पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? बोलो पापा से फोन उठाएं, हमको फोन करके परेशान किए हैं बाबा। आवाज आ रही है सबको? आ रही मैडम। ठीक है, तो अगर रेड डिस्चार्ज है इसका मतलब ये एक्सेसिव हॉटनेस है, अगर वाइट डिस्चार्ज है इसका मतलब स्प्लीन हमारा डेफिशिएंट हो गया है, अगर येलोइश डिस्चार्ज है इसका मतलब वहां पे डैम्प हीट है। मैंने 3 तरह के यहाँ पे ल्यूकेरिया भी बताए हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे? अगर रेड डिस्चार्ज है तो बहुत ज़्यादा हॉटनेस है, वाइट डिस्चार्ज है तो स्प्लीन हमारा डिस्टर्ब है, अगर येलोइश डिस्चार्ज है तो डैम्प हीट यानी वहां पे इन्फेक्शन है। ठीक है, कोई प्रश्न इसके बारे में किसी को पूछना है? कोई प्रश्न पूछना है कि आगे बढ़े हम लोग? चलिए, अब कंसीव करना है तो आजकल तो प्रथा चली है IVF की। तो अगर आप कोई महिला IVF नहीं कराना चाह रही है तो आप ये दोनों पॉइंट K9 और CV6 अगर टोन कर देंगे तो ये कंसीव करने का बहुत अच्छा पॉइंट है। ये मैंने किसी महिला को इलाहाबाद में दिया था, शी वॉज नॉट कंसीविंग, और मैंने ये दोनों पॉइंट दिया था ब्यूल मेरिडियन पे, दोनों पॉइंट को मैंने टोन कर दिया था। तो आज की डेट में उसको बेटा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है फॉर कंसीव। ठीक है, K9 एंड CV6 यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर K9 के ओरिजिनल बिंदु पर हम दोनों पैरों में काला रंग लगाएं और CV6 पर लाल रंग लगाएं तो महिला गर्भवती हो सकती है। ठीक है, कंसीव। मैम, यदि एक ओवरी नहीं है और अपन ये 2 पॉइंट देंगे तो भी कंसीव कर लेगी? नहीं रहेगा तो कहाँ बच्चा होगा? मैम, एक ओवरी तो है मैम। एक ओवरी है। हेलो, यस मैम, एक ओवरी है, एक हाँ नहीं है मैम। हाँ, तो आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं K9 और CV6। मैम, के से CV6 9 सीरीज ब्लैक और ओके मैम। ब्लैक कलर ओरिजिनल पे बांधना है। ओके मैम। K6, अरे सॉरी, K9 एंड CV6। K9 ओरिजिनल पे आप ब्लैक कलर दोनों पैरों में लगाएं और CV6 पर रेड कलर। ठीक है, अब ये तो सारा कंसीव की बात हो गई। अब प्रेगनेंसी की बात शुरू हो जा रही है कि अगर गर्भवती महिला है तो उसे सुबह की उल्टी हो रही है तो ये पॉइंट लेंगे, सीडेट करेंगे। अगर दिन भर उल्टी हो रही है तो ये दोनों पॉइंट लेंगे। अगर महिला को उल्टी भी हो रही है और पतले दस्त भी हो रहे हैं तो ये सारे पॉइंट लेंगे और सीडेट करेंगे। और यहाँ पे एक वार्निंग भी दिया हुआ है कि कभी भी SP6 को प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना है SP6 बताइए? SP6 को क्यों नहीं यूज करना है? ब्लड से रिलेटेड है क्या, इसलिए? हाँ, SP6 को नहीं यूज करना है। और अब पेज नंबर 188 पे आइए, स्पेशल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
तो अगर K9 पे हम एक बार, अगर हमको अपने शरीर से टॉक्सिसिटी निकालना यानी गंदगी को निकालना है, टॉक्सिन्स को निकालना है, और कब है ये? गर्भ के तीसरे महीने और छठे महीने में इस बिंदु पर हम मालिश करेंगे तो बच्चा जो है गर्भ के अंदर, उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ये तो हम लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन चूंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, आपके घर में या आपके आसपास कोई गर्भवती महिला है तो आप इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। K9 पे गर्भ के तीसरे महीने और छठे महीने पे ओरिजिनल पॉइंट जो है K9 जो पैर में है, उस पर अगर हम मालिश करेंगे, और कब मालिश करना है? वंस इन ईच ट्रीटमेंट, यानी एक बार खाली, ये नहीं कि अब हर रोज उस पर आप मालिश करते रहें, बस एक बार, महीने में एक बार, तीसरे महीने में और छठे महीने में। तो अगर इस पर हम मालिश करेंगे तो जो बच्चा है गर्भ में, वो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। ठीक है। UB67 को नहीं छूना है, जैसे मैंने बताया था। UB7 अगर छू देंगे तो क्या होगा? एबॉर्शन हो जाएगा। UB67 हम कब छुएंगे? जब 9 मंथ्स पूरे हो जाएं और माँ डिलीवरी के लिए जा रही है, तब आप UB67 को छू सकते हैं, वहां पे ट्विस्ट कर सकते हैं, वहां पे मेथी दाना भी बांध सकते हैं। लेकिन UB67 आपको तीसरे महीने, छठे महीने, 8वें महीने नहीं छूना है, ओरिजिनल पे भी, नहीं तो एबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई महिला आके बार बार बोलती है कि उसका मिस कैरेज हो जाता है या एबॉर्शन हो जाता है, तो अगर मिस कैरेज और एबॉर्शन रोकना है तो 2 ग्रुप यहाँ भी बना है। ग्रुप 1 K3 K6 टोन करिए, या SP4 या P6 को टोन करिए। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसको ऐसा लगता है जैसे उसका चेस्ट एकदम लग रहा है जैसे कोई मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी जैसे लग रहा है कोई इसका जान निकल जा रहा है, जैसे किसी ने उसका कलेजा जकड़ लिया है। प्रेग्नेंट वीमेन है, उसको लग रहा है, पेट में बच्चा है और उसको इस तरह लग रहा है, महसूस हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, CV14 LI4 और SP6 को सिडेट कर देना है। ठीक है। यहाँ पे भी सर ने स्पेशल नोट लिखा है कि जब बच्चा पैदा हो जाए उसके हाथों में निडलिंग के दाग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे निडलिंग के दाग? क्यों? जो मेल चाइल्ड जो होता है उसके दाहिने हाथ में, या फीमेल चाइल्ड है उसके बाएं हाथ में दाग मिलेगा, या सर के पीछे नीडल का दाग मिलेगा। या आपने देखा होगा तालू होता है ना सिर में, बच्चा जो नया बच्चा पैदा होता है उसको सिर में तालू में एकदम हल्का सा, यहाँ अगर आप छुएंगे तो हल्का सा जैसे लचीलापन यहाँ पे दिखता है। क्यों दिख रहा है बताइए? क्यों दिख रहा है ये? किस कारण दिख रहा है ये? गवर्निंग वेसल 20 है इसलिए क्या? हाँ, गवर्निंग वेसल 20 है इसलिए क्या? नहीं, गवर्निंग वेसल 20 तो यहाँ पे है, ये गवर्निंग वेसल 20 ये है। ये आप अगर गवर्निंग वेसल 20 को ढूंढेंगे तो कान के पास से चलिए और जहां पे बीचों बीच, दिस इज गवर्निंग वेसल 20। छोटा बच्चा अगर आपके घर में पैदा हुआ है तो जरा उसको छूइएगा तो यहाँ पे तालू में हल्का सा जैसे मांस की तरह दिखता है वो, लेकिन वो समय के साथ भर जाता है। ठीक है। तो अगर पहले तीसरे महीने प्रेगनेंसी में अगर आपको नोजिया, मतलब फीमेल को नोजिया हो रहा है, थकावट लग रही, तो ये 3 पॉइंट सर ने दिए हुए हैं। पहला है कि ST16 P1 CV17 गवर्निंग वेसल 24.5 सारे पॉइंट को सिडेट करना है। मिचली लग रहा है तो P6 को सिडेट करना है, और बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है तो UB23 और UB47 को टोन करना है।
और अगेन सर ने बताया है कि गवर्निंग वेसल 24.5 कहाँ है, गवर्निंग वेसल 24 और गवर्निंग वेसल 25 के बीच में है। लेकिन पहले, तीसरे और 7वें महीने में LI4, K3 और SP6 पर स्टिमुलेशन नहीं देना है। डू नॉट गिव स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑन LI4 फर्स्ट मंथ, K3 फ्रॉम द थर्ड मंथ एंड SP6 फ्रॉम द 7th मंथ। अगर यहाँ पे आप स्टिमुलेशन देंगे तो हो सकता है एबॉर्शन हो जाए। ठीक है, ये पहला ये है। दूसरा, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है, यानी जो सेकेंड ये है, उसमें UB40 पर अगर उपचार देंगे आप तो क्या होगा, ये जो पेल्विक टेंशन है, कॉन्स्टिपेशन है, यूरिनरी प्रॉब्लम है, लोअर बैक पेन है, उस पे आराम मिलेगा। तो अगर पहले तीसरे महीने पे अगर प्रेगनेंसी पे ट्रीटमेंट देना है तो ये अलग पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल नोट दिया है सर ने कि LI4, K3 और SP6 पे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन नहीं देना है। और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का है उसमें अगर UB40 पे हम क्या करेंगे, उपचार देंगे, तो ये पेल्विक टेंशन को ठीक करेगा, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा, यूरिनरी प्रॉब्लम को ठीक करेगा और लोअर बैक को ठीक करेगा। और अगर ये सारे पॉइंट पे हम लगाते हैं UB10, CV17, P6, गवर्निंग वेसल 24.5, तो क्या करेगा, इस पर उपचार देने से जो पेट में तनाव हो रहा है, जो कुछ तकलीफें हो रही, उस पे आराम मिलेगा। अब थर्ड ट्राइमेस्टर के प्रेगनेंसी में क्या करना है, यहाँ पे UB67 आपके दोनों जो पैर के बताए थे ना, छोटी उंगली है उसके बाहर ही जो है, तो वहां पे आपको 8वें माह में प्रतिदिन मोक्सा करे। मोक्सा करने से क्या होगा कि गर्भाशय जो है अपने स्थान पर आ जाएगा। यानी जब बच्चा हो गया है ना, 8वें महीने से मैं आप लोग मोक्सा करने लगी, पता चला कि 8वें महीने में ही बच्चा हो गया, नहीं, पूरा 9 मंथ्स हो जाए, बच्चा इस धरती पे आ जाए, उसके बाद अगर आप UB67 पे मालिश करेंगे तो गर्भाशय अपने स्थान पर आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रथम 3 महीना, फिर सेकंड 3 महीना और जो थर्ड के 3 महीने, तो ये सारे यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। कुछ यहाँ पे प्रोटोकॉल दिए हुए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के समय अगर पेनलेस चाइल्ड बर्थ करवाना है तो आपको यहाँ पे 4 तरह का ग्रुप दिया हुआ है, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो ये भी एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर बच्चा गर्भ में ही मर जाए और डिलीवरी न हो पा रही हो तो क्या करना है, LU7 और LU7 राइट साइड और K6 लेफ्ट साइड को अगर देंगे तो बच्चा जो मरा हुआ है वो बाहर आ जाएगा नॉर्मल तरीके से। लेकिन अगर जन्म के कारण जो बच्चा है बच्चे दाने में मर जाता है तो क्या होना, इसको पहले निकालना है, नहीं तो क्या होगा, अगर उसको नहीं निकालेंगे तो माँ भी मर जाती है। सबको पता है कि नहीं मालूम है? मालूम है सबको? जी मैम। अगर बच्चा मर गया है तो हम लोग के इलाहाबाद में हुआ था, स्वरूप रानी हॉस्पिटल में, आई थिंक शी वॉज जस्ट 24-25 और उसको लूज मोशन स्टार्ट हो गए थे और पूरे उसके 9 मंथ्स पूरे हो गए थे। तो वो एक नॉर्मल हॉस्पिटल में गई तो उसके लूज मोशंस के ट्रीटमेंट हुआ, वही जैसे सलाइन वाटर चढ़ना, ये चढ़ना, वो चढ़ना, और उसी में इन लोग को पता ही नहीं चला अंदर बच्चा मर गया। बच्चा मर गया तो ये लोग ने ध्यान भी नहीं दिया और तुरंत कहा कि हमारे बस के बाहर है, आप स्वरूप रानी हॉस्पिटल ले जाइए। जब स्वरूप रानी हॉस्पिटल ले गए तो भाई वो भी सरकारी है, वो भी भाई उतना ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे बच्चे को मरे 3 दिन हो गया था।
और कहीं से किसी को पता चला कि हम लोग एक्यूप्रेशर करते हैं, तो हम लोग को बताया गया, तो हम लोग गए वहां। लेकिन वहां हमने क्या नजारा देखा, वो लेडी जो है पलंग से इतने इतने हाइट पे कूद रही थी, एंड आफ्टर 3-4 घंटे वो लेडी मतलब मर गई वो। तो अगर बच्चा डिलीवरी के दौरान मतलब बच्चेदानी में ही मर जाए, तुरंत उसको बाहर करना है, नहीं तो माँ भी मर सकती है। तो अगर उसे बाहर करना है तो लीवर 3, LI4, ST36 को सीडेट करना है। कहते हैं बच्चे को जन्म देना मतलब माँ का भी दूसरा जन्म होता है। माँ अगर बच्चे को जन्म दे रही है तो माँ का भी दूसरा जन्म होता है। और बच्चों ड्यूरिंग और आफ्टर लेबर माँ भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे K6, C14, LI4, SP67 को सीडेट कर देना है। ठीक है, अब ये तो ड्यूरिंग डिलीवरी था। अब आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के बाद यानी ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही है, तो क्या करना है, SP4 P6 को, SP4 को स्टोन करना है, P6 को सीडेट करना है। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो TW6 और SP1 को लेना है, और लीवर 1 जो है वहां पे रबर बैंड बांध देना है। और अगर नाल नहीं गिर रही यानी खेड़ी नहीं गिर रही है तो आपको CV4 UB67 K6 UB60 को सीडेट करना है। इससे भी अगर खेड़ी नहीं गिर रही या नाल नहीं गिर रहा है तो ग्रुप नंबर 2 CV3 गॉल ब्लैडर 21 दोनों को सीडेट कर देना है। ठीक है, तो ये आफ्टर डिलीवरी का प्रोटोकॉल है। अब पेज नंबर 190 पे आइए। जो आजकल अमूमन समस्या हो जा रही है, बच्चा पैदा तो हो गया लेकिन रो नहीं रहा है, तो क्या करना है, K1 पे मालिश करना है। बच्चे के K1 पे मालिश करना है। कितने लोग जानते हैं K1 कहाँ पे है? पैर के तलवे में मैम। कैसे इसको खोजेंगे हम लोग, कैसे खोजेंगे? पैर के तलवे में मैम, बीचों बीच। तो है, हमें उसको खोजेंगे कैसे? मैम पैर को हल्का सा फोल्ड करेंगे, फिर बीच में जो निशान बनेगा वही K1। कि अंगूठा और पैर की छोटी उंगली को मिलाएंगे तो वहां पे एक हल्का सा गड्ढा जैसी दिखेगा, डेट इज K1। ठीक है, मैम सभी के फिर से सभी बताइए के। मैम। पैर का अंगूठा, पैर की छोटी उंगली मिलाएंगे। अच्छा। वो तो बच्चा है भाई, छोटा सा, तो वैसे ही उसका पैर इतना मुलायम होगा, है ना? तो वो गड्ढा कैसे दिखेगा, आप लोग अपने पैरों पे भी देखिएगा उसको। हाँ मैम दिख रहा है। दैट इज K1। ओके, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है मैम। प्रसव के बाद अगर लेडी को कोई परेशानी यानी जच्चा को कोई समस्या हो, वो बोल नहीं पा रही है, पागलपन के उसको दौरे चढ़ रहे हैं, चिल्ला रही है, तो वहां पे हम LU7 K6 और लीवर 14 को सीडेट करेंगे। बहुत ज्यादा लैक्टेशन हो रहा है, देखिए दूध बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा दूध स्तन में हो गया, अगर वो दूध नहीं निकल पाया तो आगे चल के वही ब्रेस्ट में गांठ का कारण बनता है। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा लैक्टेशन हो गया तो CV8 और गॉल ब्लैडर 41 को सीडेट कर देना है। अगर बहुत कम दूध हो रहा है तो यहाँ पे SI1 CV17 ST11 ST28 एंड ST18 ये सारे पॉइंट को टोन कर देना चाहिए। और महिला आफ्टर द डिलीवरी अगर यूट्रस को नॉर्मल शेप एंड साइज में लाना है आफ्टर बर्थ तो CV2 को सीडेट कर देना है। और यहाँ पे लिखा है कि जब बच्चा हो जाता है तो माँ के दिमाग को कभी कभी क्या होता है कि वो लड़का चाहती है और लड़की पैदा हो गई तो क्या करते हैं, परिवार वाले प्रताड़ित करने लगते हैं, जो हमारे यहाँ आज भी बहुत फैमिली में होता है कि
लड़की हो गई तो बहुत प्रताड़ित लोग करते हैं, जैसे दुश्मन समझ लेते हैं कि ये लड़की पैदा करी मानी हमारी दुश्मन है। तो क्या होगी बेचारी माँ जो है बेचारी तन से तो दुखी है ही है, मन से भी दुखी हो जा रही है, आत्मा से भी दुखी हो जा रही है। तो आपको ये सारे पॉइंट को आपको सीडेट करना है, K6, CV14, Li4, SP6 एंड UB67। वहां पे मोक्सा नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीडेट कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए इंडिया ही ऐसा वर्ल्ड में देश है जहाँ पे भ्रूण का लिंग नहीं बताया जाता, और बाकी पूरे वर्ल्ड में भ्रूण का लिंग बता देते हैं कि इट इज अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल बता देते हैं, और उसका जेंडर पार्टी होती है, जेंडर पार्टी होती है कि इट इज अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल। लेकिन हमारे इंडिया में आज भी वो बैन है, और लिखा रहता है शब्दों में कि अगर आपने ये चीज पूछा तो आपको इतने लाख रुपए का जुर्माना या जेल भी हो सकता है। तो आज भी हम लोग की मेंटेलिटी शायद नहीं बदली है। ठीक है, ये अब जो भी कहा जाए उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। अब आफ्टर डिलीवरी अगर हमारे हाथों और पैरों में बहुत ज्यादा ठंडक लग रही है, जैसे जैसे हम लोग ने बर्फ पकड़ा हुआ है, आइस कोल्ड की तरह, एक्सट्रीमिटीज यानी हाथों में और पैरों में, इसको एक्सट्रीमिटीज कहा जाता है। तो हमें क्या करना है, गॉल ब्लैडर 21 और ST36 को टोन कर देना है। अगर स्ट्रेच मार्क्स निकालना है लोअर एब्डोमेन से और थाई से तो SP4 को टोन कर देना है। और कुछ यहाँ पे प्रसव के बाद कुछ जटिलताएं दिख रही हैं, जैसे पार्किंसन डिसीज, बाएं हाथ में ट्रेमर होना, ड्रैगिंग ऑफ लेफ्ट फुट, डार्क यानी जो है त्वचा जो है काली पड़ रही है, जगह जगह मोल्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है कि पहले दिन हम कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, कौन सा पॉइंट लगाएंगे, तीसरे दिन हम कौन सा पॉइंट देंगे, 10th डे हम कौन सा पॉइंट देंगे, और सेकेंड डेज में हम कौन सा पॉइंट देंगे। तो हम लोग शायद अपने ज़माने में सब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं जानते थे, तो वी आर वेरी अनलकी। लेकिन जो आजकल की जो महिलाएं हैं, अगर उन पे एक बार इन्होंने एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो ये सारी बात हो गई आपका डिलीवरी के रिलेटेड। बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। कोई क्वेश्चन आपको है, आप लोगों को? कोई क्वेश्चन? आगे कंटिन्यू करना मैम, हाँ, कंटिन्यू करना मैम। इसको कल कंटिन्यू कर लें। कर लीजिए, बताइए, कर लीजिए, फिर वही क्लास एक ही। चलिए ठीक, कर लीजिए, एक बार अगला क्लास नहीं होगा, कर लीजिए। अच्छा, आपका क्लास फिर छूट जाएगा। नहीं तो छोड़ देंगे। अच्छा, कंटिन्यू करें हम लोग? जी मैम। कोई ओके क्वेश्चन? अभी जो हमने पढ़ा उसमें कोई क्वेश्चन आप लोग को? आप लोग को क्लियर हो जा रहा है कि और क्लियर हो जा रहा है? सर के ऊपर मैम से तो क्लियर हो रहा है। नहीं 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 उसके मैम, बाद ऐसा मैंने दो क्लियर बार नहीं, मिस कॉल क्लियर मारा, तो हो रहा है एक मैम। बार तेरा भाई ने उठाया, दूसरी बार उठाया नहीं। मैम आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं कि मैंने उसी वक्त समझ में आ जा रहा। चलिए, अच्छी बात है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा? सारी पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हम लोग चलेंगे जो हम महिलाओं के पास एक्स्ट्रा ऑर्गन है, यूट्रस, जिसको अगर हिंदी में बोले तो जरायु बोला जाता है। तो अगर कोई भी यूट्रस प्रॉब्लम है
आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। गॉड ब्लैडर 26 एंड एचपी 8 इसको सीडेट कर देना है। यूट्रस में जलन हो रही है तो ये सारे पॉइंट को सीडेट कर देना है। यूट्रस में इन्फेक्शन है तो ये सारे पॉइंट को सीडेट कर देना है। अल्सरेशन एंड इन्फ्लेमेशन हो रहा है यूट्रस में तो SP6 और LI11 को सीडेट कर देना है। फाइब्रॉइड है यूट्रस में तो CV3 को सीडेट कर देना है। फाइब्रॉइड है तो CV3 को हमने एक यूट्रस प्रोलैप्स का हमने ट्रीटमेंट किया था कुंभ मेले में। हमने CV3 को टोन कर दिया था तो उसका यूट्रस प्रोलैप्स ठीक हो गया था। CV3 को मैंने टोन कर दिया था क्योंकि CV3 जो ऐसा लोकेशन है जो हमारे यूट्रस के आसपास ही है। CV3 एक्सेस अगर यूट्राइन ब्लीडिंग है, क्यों एक्सेस यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है? क्योंकि फाइब्रॉइड है यूट्रस में तो ये सारे पॉइंट को हमें सीडेट करना है। बाहरी भाग में वल्वा में दर्द कर रहा है तो UB60 और लीवर 8 को सीडेट करना है। अगर ईचिंग है वल्वा में ये सारे पॉइंट को सीडेट करना है। और अगर बांझपन है तो K6, ST25, SP6, SP3, CV3 ये सारे पॉइंट को सीडेट करना है। अगर सिस्ट है तो SP6, CV3, लीवर 1, लीवर 5 एंड गॉल ब्लैडर 41 को सीडेट करना है। मैम मैं एक चीज पूछ रहा था। हाँ। सर वापस वहां लिखिए जहाँ पे था पीछे हम्म ब्लीडिंग वाले पे। हम्म सर ये एक्सेस ब्लीडिंग के जो रीजन्स हैं वो यूट्रस रिस्पॉन्सिबल होगा या कुछ और? अगर वहां से ब्लीडिंग हो रही रेगुलर तो नॉट द मेंस रेगुलर ऐसे। वो यूट्रस ही तो रिस्पॉन्सिबल है ना वहां पे। यूट्रस ही रिस्पॉन्सिबल है। ये अगर दर्द क्यों होता है? दर्द इसलिए होता है कि वो यूट्रस स्क्वीज करता है। स्क्वीज यानी दब रहा है तब ये पीरियड स्टार्ट होता है। तो अगर एक्सेस ब्लीडिंग है तो यूट्रस ही वहां पे जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं, यूट्रस ही वहां पे जिम्मेदार है। मेंस के अलावा मेंस तो 3-4 या 5 दिन के उसके बाद इसीलिए तो यूट्रस जिम्मेदार है ना। वहां फाइब्रॉइड हो सकता है, वहां पे सिस्ट हो सकता है। तो फाइब्रॉइड के केस में भी ब्लीडिंग होगी? हाँ बिल्कुल होगी। इसी पे तो डॉक्टर लोग पकड़ते हैं। अगर फाइब्रॉइड जैसे एक एज होने के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, मतलब एक नॉर्मल जो 4 डेज का आपका पीरियड काल है उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है तो इसका कारण ही यूट्रस ही वहां पे मेन कल्प्रिट है। तो अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड है तो हम लोग ये माने कि लगातार ब्लीडिंग हो सकती है कई दिनों तक? होती है तभी तो डॉक्टर लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, CT स्कैन करवाते हैं। ओके। अगर ये मेरा दूसरा प्रश्न, अगर ये ब्लीडिंग मान लीजिए, मैं अपने केस से जानना चाह रहा था कि 3-4 महीने ब्लीडिंग हुई लेकिन धीरे धीरे अभी ब्लीडिंग मतलब रुक गई और बाकी चीजें नॉर्मल है, तो उसको एनालाइज कैसे करेंगे? एनालिसिस क्या है उसका रिस्पेक्ट टू यूट्रस फाइब्रॉइड? इसका मतलब कि वहां पे जो एरिया था वो ठीक हो गया इसलिए ये ब्लीडिंग रुक गई है। मीन्स की कंट्रोल माने लिमिट में है, जो लिमिट में है, नुकसान करने का है वो थोड़ा कम हो गया है। कम हो गया। हाँ ठीक है। और अगर मेंस इस फाइब्राइड में 15 दिन बाद हो जाते हैं तो क्या सोचेंगे? फाइब्राइड रिस्पॉन्सिबल है? किसमें? मान लीजिए कि मेंस तो 28 डेज प्लस 3 - 3 डेज हम लोग बोलते हैं, लेकिन अगर फाइब्राइड है और 2-3 महीने या ब्लीडिंग हुई लेकिन कंट्रोल हो गया, लेकिन मेंस फिर 15 दिन पे हो जा रहे हैं, आफ्टर 15 डेज मेंस फॉर 4 डेज। बिफोर हो जा रहा है तो क्या बताया है यहाँ पे? पढ़िए इसको। हम केस ऑफ फाइब्राइड ही कर रहे हैं, इससे रिलेट करना है हमको फाइब्राइड से। फाइब्रॉइड के कारण ही हो रहा है ये, वो फाइब्रॉइड के कारण ही हो रहा है। अच्छा ठीक है मैम, चलिए थैंक यू। ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन आप बोल सकते हैं उस महिला को कि आप विटामिन C की गोली 3 टाइम लेना है आपको, क्योंकि आपका अगर आप यूरिन टेस्ट भी कराने जाएंगे तो हमेशा आपका यूरिन टेस्ट जो होना चाहिए एसिडिक होना चाहिए, अल्कलाइन नहीं होना चाहिए। अगर यूरिन टेस्ट में
आपका यूरिन एल्कलाइन हो गया तो वो बहुत ज्यादा एक खतरे की घंटी दे रहा है कि इट इज वेरी सीरियस। तो अगर विटामिन सी की गोली बोलेंगे कि आप 3 मतलब सुबह दोपहर शाम अब विटामिन सी की गोली लेंगे तो जो पीएच है यूरिन का वो एसिडिक हो जाएगा। और यहाँ पे 2 तरह का दिया है कि एक सिस्ट दिया है नाम चॉकलेट सिस्ट। तो अगर आप चेक करवाने जाएंगे तो वहाँ पे लिख के आएगा तो आपको गॉल ब्लैडर 29 को सीडेट करना है। और अगर नोड्स यानी गांठें हो रही हैं आपके वेजाइनल एरिया में या कार्सिनोमा यानी कैंसरस हो रहा है तो आपको LI11 और ST36 को सीडेट कर देना है वहां पे। ठीक है, तो ये आपके यूट्रस के बारे में जानकारी थी। अब प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी जो यूट्रस है वो उसका एक स्थान है, वो आपका पेड़ू में बीचों बीच है एकदम यूट्रस। तो प्रोलैप्स क्यों हो रहा है? या तो वहां पे डेफिशिएंसी हो गई है एनर्जी की, या तो किडनी की डेफिशिएंसी हो गई है, जो या तो हमारा जो पेल्विक जो डायफ्राम है वो कमजोर हो गया है, या तो वहां पे हॉटनेस की कमी हो गई है, या कोई भी कारण हो सकता है प्रोलैप्स करने का। तो अगर एनर्जी यानी क्वी डेफिशिएंसी हो गई तो सारे पॉइंट को हमको टोन करना है। गवर्निंग वेसल 20, CV6, CV12, ST29 और ST36 सारे पॉइंट को टोन करना है। अगर किडनी के कारण डेफिशिएंसी आ रही है तो CV4, लीवर 8, K6 एंड एक्स्ट्रा जो पॉइंट है 22 उसको टोन करना है। अगर खाली पेल्विक डायफ्राम यानी एक हमारे पास 2 डायफ्राम है ना, चेस्ट का भी डायफ्राम है, पेल्विक एरिया का भी डायफ्राम है, और बिल्कुल पेल्विक एरिया में बीचों बीच यूट्रस रखा हुआ है। तो अगर पेल्विक एरिया में कमजोरी आ रही, वीकनेस आ रहा है तो सिर्फ आपको क्या करना है, SP7 को टोन कर देना है। और अगर वहां पे डिप्लेशन हो रहा है तो आपको SP9, लीवर 2 एंड ST41 को सीडेट करना है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यू की डेफिशिएंसी या किडनी की डेफिशिएंसी या पेल्विक डायफ्राम में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बस सिर्फ आपको ये आपका K1, K2, ST36, CV6 एंड गॉल ब्लैडर 26 ये सारे पॉइंट को टोन कर देना है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। ठीक, कुछ पूछना है आप लोग को इसमें? हम ये सारे पॉइंट ओरिजिनल में लगेंगे? नहीं नहीं, उसमें लगेगा आपका ब्योल में ब्योल में ओ, लगेगा। नहीं, जी ओरिजिनल में जी, कहाँ लगेगा, ब्योल में लगेगा सारे पॉइंट। ठीक है। अब इसके बावजूद इतना हमने सब कर लिया, उसके बाद भी यूट्रस को ऑपरेट करके बाहर निकालना पड़ा। क्यों? डॉक्टर्स बोल दिया कि भाई कैंसरस हो रहा है, फाइब्रॉइड हो रहा है, सिस्ट हो रहा है, अगर इसको नहीं निकालेंगे तो सारे ऑर्गन्स को ये डिस्टर्ब कर देगा, कैंसर फैल जाएगा। तो अगर यूट्रस का ऑपरेशन हो गया तो क्या होता है कि अक्सर जो जिसने भी यूट्रस का ऑपरेशन कराया है उसको अक्सर गर्दन में दर्द मिलता है हमेशा। अगर आप कहीं ये हम लोग ने भी देखा है, वहाँ जब सेंटर में लोग आते थे बताते थे कि यूट्रस ऑपरेट हो गया है, गर्भाशय को निकाल दिया गया, तो हम लोग पूछते थे कोई आपको दिक्कत होती है तो बोलते थे नहीं, हमारे गर्दन में हमेशा दर्द रहता है। तो अगर जिस कारण दर्द हो रहा है तो आपको P6 को सीडेट कर देना है। और यहाँ पे एक और दिया है न्यूरोलॉजी ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस तो बाहर निकल गया लेकिन जो एरिया है यूट्रस का वहां पे अक्सर पेन होता रहता है। तो आपको गॉल ब्लैडर 26 एंड गॉल ब्लैडर 27 को सीडेट करना है। अगर इन्फ्लेमेशन है, अल्सर है यूट्रस में और ओवरीज में तो आपको SP6 और LI11 दोनों को सीडेट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका यूट्रस के बारे में जानकारी है कि यूट्रस अगर प्रॉब्लम है तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करेंगे, प्रोलैप्स हो रहा है तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूज करेंगे। अब हम लोग प्रजनन नलिका पे चलेंगे यानी वेजाइना पे चलेंगे।
तो यहाँ पे लिखा है द फीमेल जेनाइटल कैनाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम यूट्रस टू वल्वा इज कॉल्ड वेजाइना। तो अगर लगातार वेजाइना में कीचड़ जैसा स्राव हो रहा है, लगातार टर्बाइड डिस्चार्ज हो रहा है, तो वी कैन गो फॉर K6 सिडेट हमेशा। क्यों? अगर डिस्चार्ज हो रहा है, अगर आपने वहां पे ट्रीटमेंट नहीं किया तो हो सकता है वहां पे इन्फेक्शियस हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। तो वो इन्फेक्शन क्या करेगा, अंदर जाके ओवरी को भी प्रॉब्लम करेगा, यूट्रस को भी प्रॉब्लम करेगा। तो क्योंकि वहां पे पैरासाइट्स पल रहे हैं ना, तो पहले तो आपको K6 को सिडेट करना है, उसके बाद K3 और CV6 और ST29 को सिडेट करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हेयर है वेजाइनल में, वहां पे भी आपको फंगस दिखेगा, डिसीज दिखेगा। तो अगर ये चीज को आपको रोकना है तो K3, CV6 एंड ST29 को सिडेट करना है। और अगर वेजाइना में इन्फ्लेमेशन हो गया, जिसको वेजिनाइटिस बोलते हैं, तो वहां पे आपको SP9 को सिडेट करना। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो लोग एक ट्यूब लिख के दे देती हैं कि ये ट्यूब लगाइए। तो आपके पास क्या है, SP9 है। इवन SP9 अगर आपके दोनों पैरों में सूजन आ रहा है, तो वहां पे ये SP9 बहुत अच्छा काम करता है। SP9 को सिडेट कर देंगे तो जो दोनों पैरों में भी सूजन आ रहा है, खास करके महिलाओं में, तो उसको भी ये SP9 क्या करता है, आपके पैर में से ह्यूमिडिटी निकालता है, यानी बाहर करता है SP9। तो अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है वेजाइना में या आपके दोनों पैरों में सूजन आ रहा है, तो SP9 को आपको सिडेट कर देना है। अगर वेजाइनल बाहर आ गया, यानी प्रोस्टिट्यूशन हो गया, तो लिवर 8, K6 और लिवर 1 को टोन करना है। कभी भी बाहर निकलने का मतलब है कि वो होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। तो होल्ड करने की अगर कैपेसिटी खत्म हो गई और आपने उस पॉइंट्स को सिडेट कर दिया तो और प्रॉब्लम हो गया। तो वहां पे आपको लिवर 8 और K6 और लिवर 1 को टोन करना है। अगर ईचिंग हो रही है तो ईचिंग भी यहाँ पे 2 टाइप की दी हुई है, फुल टाइप और एम्प्टी टाइप। तो फुल टाइप में क्या दिखेगा कि डैम्प हीट इन लिवर मेरिडियन, यानी इन्फेक्शन है लिवर मेरिडियन में, तो ये सारे पॉइंट को सिडेट करेंगे। और कुछ इन्होंने वेजाइनल जो डिस्चार्ज हो रहा है ग्रुप 2 में, वहां पे SP9 और ST29 को भी इन्होंने सिडेट किया है। वहां पे हमें डैम्प हीट को निकालना है, ईचिंग को स्टॉप करना है। तो ये सारे पॉइंट जो दिया हुआ है ग्रुप 3 में, CV3, CV7 और SP6, इसको भी अगर हम सिडेट कर देते हैं तो वहां पे डैम्प हीट निकल जाएगा और जो ईचिंग प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो ये आपका फुल टाइप ऑफ प्रॉब्लम में दिखा है वेजाइनल ईचिंग में। अगर एम्प्टी हीट की बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एम्प्टी हीट का मतलब होता है कि वहां पे दिख रहा है लेकिन है नहीं वहां पे। तो वहां पे आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट को देखिए, फुल टाइप में तो आपको पॉइंट को लगभग सारे पॉइंट को सिडेट करना है, लेकिन एम्प्टी टाइप में आपको हमेशा सारे पॉइंट को टोन करना है। तो अगर वेजाइनल ईचिंग है एंटी टाइप में, तो आपको K7, K12, CV2, लिवर 5 एंड ST29 को टोन करना है। और अगर वेजाइनल ईचिंग ड्यू टू स्प्लीन और किडनी डेफिशिएंसी है तो ये दोनों पॉइंट को टोन करना है। और बहुत ज्यादा अनबेरेबल ईचिंग हो रही है तो लिवर 8 को सिडेट करना है। और ईचिंग, वेजाइनल ईचिंग होते होते लोअर बैक पेन तक चला गया ईचिंग, तो आपको UB32, 52 एंड गॉल ब्लैडर 26 को सिडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया, इंजेक्शन वाली बात बताई कि आप लोग को यहाँ एज, क्योंकि हम लोग को डॉक्टर्स तो है नहीं, इसको आपको नहीं देखना इंजेक्शन वाला कहानी, सिर्फ आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखना है। अनदर इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल सर ने दिया है वेजाइनल ईच के लिए, CV1, CV2, लिवर 11, SP6 एंड SP9, इसको भी आपको सिडेट कर देना है। अगर वेजाइनल श्रिंकेज हो रहा है यानी सिकुड़ रहा है तो आपको लिवर 1, लिवर 5 एंड CV3 इसको भी सिडेट कर देना है।
तो ये सारी बात हो गई वेजाइना के बारे में। अब हम कुछ बात करेंगे ओवरीज के बारे में। जैसे कि पता होना चाहिए 2 ओवरीज होता है जो क्या करता है, एग प्रोड्यूस करता है फीमेल्स में। ओवा बोल लीजिए या एग बोल लीजिए या जर्म सेल बोल लीजिए, जो ओवरीज में ओवा को सिक्रेट करता है। तो अगर सिस्ट हो गया है, और जैसे हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो सिस्ट हो गया ओवरीज में, तो ये सारे पॉइंट ST29, CV3, UB32, UB54 एंड UB60, ये सारे पॉइंट को सिडेट करेंगे। तो जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था कि पेन बिफोर द पीरियड, पेन ड्यूरिंग द पीरियड एंड पेन आफ्टर द पीरियड। तो पेन बिफोर द पीरियड का मतलब है वहां पे ओवरी इन्वॉल्व है, तो आपको यहाँ पे ये SP8, लिवर 3 और CV3, CV6 को सिडेट करना है। अगर ओवरीज में इन्फ्लेमेशन आ गया है तब आपको ये सारे पॉइंट K15, SP6, LI11 को सिडेट करना है। अगर हाइपर मतलब बहुत ज्यादा एग्स बन रहे हैं, हाइपर फॉलिकुलिन का मतलब होता है कि जो फीमेल जो सेक्स हार्मोन वहां पे ज्यादा हाइपर हो रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है। K12, K13, लिवर 3, SP6 एंड CV4 को सिडेट करना है। और अगर हाइपो फीमेल सेक्स हार्मोन है कि कम हो रहे हैं ओवरीज में सेक्स हार्मोन, तो ये सारे पॉइंट को आपको टोन करना है। K7, K13, UB67, गॉल ब्लैडर 37 एंड SP6, इसको सारे पॉइंट को सिडेट करना है। ठीक है, इसमें कोई किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग चलेंगे गोनैड्स के बारे में। कुछ पूछना है किसी को? नहीं, आगे बढ़े। गोनेड एक ऐसा शब्द है जो मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। ये मेल और फीमेल का सेक्स ग्लैंड है जो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर मेल है तो टेस्टिस है और फीमेल है तो ओवरीज है। तो कोई भी प्रॉब्लम रिगार्डिंग गोनैड्स है, मतलब मेल में भी और फीमेल में भी कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग गोनैड्स, अगर मेल है तो उसका टेस्टिस उसका गोनैड्स है, अगर फीमेल है तो उसका ओवरीज उसका गोनैड्स है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड गोनैड्स तो आपको TW1, SP11, लिवर 12 एंड ST31, ये सारे पॉइंट को सिडेट कर देना है, मेल या फीमेल दोनों में। ठीक है, अब महिलाओं में इनफर्टिलिटी, क्यों महिलाओं में इनफर्टिलिटी होती है? तो ज्यादा करके महिलाओं में जो इनफर्टिलिटी होती है वो क्या होता है कि जो आपका फैलोपियन ट्यूब है वो बंद होता है, यानी सिकुड़ा हुआ होता है या बंद होता है। तो अगर कोई महिला आती है और बताती कितने साल हो गए और उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो लोग क्या कराते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो वहां से पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम है ओवरी, फैलोपियन ट्यूब। तो अगर इस रिलेटेड कोई महिला आपके पास आती है रिगार्डिंग फैलोपियन ट्यूब, यानी वो चिपक गया है या फिर बंद है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको CV2, CV4 और ST29 को सिडेट कर देना है। दूसरा, फैलोपियन ट्यूब तो ठीक है, उसमें चिपकन नहीं है, वो सही से मतलब है, लेकिन फिर भी वो गर्भ धारण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है CV7, CV4, SP6, लिवर 4, लिवर 3 एंड ST29, ये सारे पॉइंट को सिडेट कर देना है। क्यों सिडेट करना है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि CV7 क्या है, ये स्पेशल पॉइंट फॉर इनफर्टिलिटी, मतलब कि ये कंसेप्शन वेसल का स्पेशल पॉइंट है। CV4 क्या है, ये कंसेप्शन वेसल और किडनी का और लीवर का मीटिंग पॉइंट है। SP6
क्या है, ये स्प्लीन, लीवर और किडनी का मीटिंग पॉइंट है। और लीवर 3 और LI4 क्या है, ये 4 गेट्स हैं, 4 गेट हैं जिससे इनफर्टिलिटी दूर होगी। और ST29 क्या करेगा, स्टैग्नेशन निकालेगा। कहाँ से स्टैग्नेशन निकालेगा, एब्डोमेन से ब्लड का स्टैग्नेशन निकालेगा, जिससे जो इनएबिलिटी टू फॉल प्रेग्नेंट यानी गर्भ धारण न कर सक पा रही, उससे वो उसको बचा सकता है। तो जो हमारे जितने भी जो इन ऑर्गन्स हैं, अगर उन पे हम बैलेंसिंग पॉइंट यूज करेंगे, जो 4 गेट्स हमारे शरीर के अंदर हैं, जो 4 दरवाजे हैं, वहां पे हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो क्या होगा, जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, ये तो हो गए फर्स्ट ट्रीटमेंट जो सर ने लिखा है। सेकंड ट्रीटमेंट क्या है, CV7, CV3, SP9 और SP10 और लीवर 5 एक पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट जिंग जोंग, इसको भी आपको सिडेट करना है। क्यों, क्योंकि ये हमारे ओवरी फंक्शन को रेगुलेट करेगा। वीकनेस है अगर वीमेन में, इनफर्टिलिटी के कारण वीकनेस है, तो अगर जनरल वीकनेस है तो K6 और UB23 को हम टोन करेंगे। ब्लड और एनर्जी डेफिशिएंसी है तो गवर्निंग वेसल 20, UB52, LI4, LI11, गॉल ब्लैडर 39 को टोन करेंगे। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट दिया है वीकनेस हटाने के लिए विमेन में, दैट इज K3। अगर बहुत ज्यादा पुरानी कमजोरी है तो UB4, UB43 एंड ST36 है, जिसको हमें टोन करना है। और अगर एब्सेंस है सेक्सुअल प्लेजर के लिए तो K3 और K6 दोनों को टोन करना है। तो ये बात हो गई इनफर्टिलिटी की। अब टू कंसीव करने के लिए सर ने कहा है कि 4 घंटे पूर्व महिला को K1, K2 और K9 पे वाइट ब्योल मैग्नेट बांधे तथा उसके पति को K9, K11, K12 और K13 पर वाइट ब्योल मैग्नेट बांधे, तो इससे क्या होगा, गर्भ धारण हो सकता है। ठीक है, तो महिला है तो K1, K2 और K9, और पुरुष है तो K9, K11, K12 एंड K13। ये मैम टोन करने की बात हो रही है ना? हाँ, टोन, वाइट ब्योल मैग्नेट यानी टोन करना है। ठीक है, यस। अब कॉन्ट्रसेप्शन यानी गर्भ निरोध लिखा है कि जो चीन में एक्यूपंक्चर में गर्भ धारण रोकने के लिए ये लोग C5 को सिडेट कर देते थे। पुरुष है या महिला है, उनके दोनों पे C5 पर स्टार मैग्नेट लगा देते थे, तो क्या होता था, गर्भ धारण रुक जाता था। और दूसरा प्रोटोकॉल क्या दिया है, LI4 और गॉल ब्लैडर 21 पे दाहिने भीतरी गट्टे के योग कुंड पर मोक्सा करें। तो आप मोक्सा मत करिए, LI4 और गॉल ब्लैडर 21 पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और एक यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, जनरल गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है फीमेल में ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो आपको गॉल ब्लैडर 41 लेना है। अगर महिला को दाढ़ी और मूछें निकल रही हैं, क्यों निकल रही, क्योंकि ये हार्मोनल गड़बड़ी है। हार्मोनल गड़बड़ी के कारण दाढ़ी और मूछें निकल रही हैं, तो इसमें खेमका जी ने लिखा है कि कंसेप्शन वेसल और चौंग मुंह में इलाज करना चाहिए। तो LU7 राइट साइड, K6 लेफ्ट साइड, SP4 राइट साइड एंड P6 लेफ्ट साइड हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, K राइट साइड, K6 लेफ्ट साइड, SP4 राइट साइड एंड P6 लेफ्ट साइड। अगर संभोग के समय एनीमिया के कारण महिला का बेहोश हो जा रही है, तो गवर्निंग वेसल 10 पे ट्रीटमेंट देना चाहिए। और मेंस्ट्रुअल पीरियड में अगर इंटरकोर्स हो रहा है तो इसका मतलब कि उसको कभी ठंडी लग सकती है, कभी गर्मी लग सकती है, तो इसका मतलब उसका जो जीवन सत्व है उसमें गड़बड़ी हो रही है। यानी एक हमारा क्या है, जीवन सत्व है ना, किडनी, किडनी। तो यहाँ पे किडनी एसेंस के पॉइंट नहीं देने हैं,
आपको ये वाले पॉइंट देने हैं, गवर्निंग वेसल 14, UB12, UB23, CV3, CV6, SP6, सारे पॉइंट को टोन करना है। ठीक है। अब प्रतिदिन सुबह तबीयत बिगड़ यानी मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। मॉर्निंग सिकनेस दो कारण से होती, या तो हमारे स्प्लीन और स्टमक में डेफिशिएंसी है, या तो हमारे लिवर और स्टमक में डिसहार्मनी। डिसहार्मनी मतलब तारतम्य नहीं बैठ रहा लिवर और स्टमक में, या तो डेफिशिएंसी हमारे स्टमक और स्प्लीन में है। तो हम लोग कभी भी पहले प्रोटोकॉल को ही लेंगे। ये मान के चलेंगे कि हमारा स्प्लीन और स्टमक डेफिशिएंट है। अगर वाकई में अगर हमारा स्प्लीन और स्टमक डेफिशिएंट होगा, अगर हम ये प्रोटोकॉल लगाएंगे CV12, CV13, P6, ST36 एंड SP4 को टोन करेंगे तो आराम मिलेगा। अगर ये पॉइंट लगाने से भी आराम नहीं मिल रहा है, मॉर्निंग सिकनेस वैसे ही बना हुआ है, तो हम फिर लिवर और स्टमक वाला पॉइंट लेंगे, CV12, CV17, P6, ST36 एंड लिवर 3, इस पे सिडेट कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर महिला में सेक्स के प्रति अरुचि हो जाए तो यहाँ पे उपचार देने से विंडोज और गेट्स खोलकर शर्मीलापन खत्म किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट देना है, H7, SI16, TW16, P6, ST16, LI4, लिवर 3, सारे पॉइंट को सीडेट करना। H7 क्या है? स्पिरिट है गेट का। SI16, TW16 क्या है? हेवनली विंडोज है। P6 क्या है? इनर फ्रंटियर गेट है। ST16 क्या है? विंडो है। LI4 और लिवर 3 क्या है? 4 गेट्स है। तो अगर ये हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देंगे तो जो अरुचि है वो धीरे धीरे महिला में समाप्त हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पे प्रिकॉशन दिया हुआ है कि ये जो प्रेग्नेंट फीमेन है उससे कभी भी हम SP1, SP2 नहीं लगाएंगे, LI4 नहीं लगाएंगे, SP6 हम 9th मंथ में नहीं यूज करेंगे, K1 को तीसरे महीने से 9वें महीने तक नहीं यूज करेंगे, और K2 को 8th और 9th मंथ में नहीं लगाएंगे, और P8 को 3rd मंथ 9 मंथ नहीं लगाएंगे, TW10 को 4 मंथ से नहीं लगाएंगे, ST45 को 6 मंथ नहीं लगाएंगे, LI10 को 9th मंथ में नहीं लगाएंगे, गॉल ब्लैडर 34 2nd मंथ में नहीं लगाएंगे, मतलब 2nd मंथ से नहीं लगाएंगे, ये नहीं कि खाली 2nd मंथ में नहीं लगाएंगे 3rd मंथ से लगाना शुरू नहीं, फ्रॉम द 2nd मंथ गॉल ब्लैडर 34 नहीं लगाएंगे, P6 को 4th मंथ से नहीं लगाएंगे, SI10 को 6 मंथ से नहीं लगाएंगे, DU20 यानी गवर्निंग वेसल 20 को नहीं लगाएंगे जब प्रेग्नेंट वीमेन को हाई ब्लड प्रेशर है, K1 को कभी नहीं लगाएंगे जब पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर है, UB53 को अगर फ्लूइड रिटेंशन है, अगर हमने लगा दिया तो उसका फ्लूइड लॉस होने लगेगा, SP9 जो है कभी भी हम अलग से नहीं लगाएंगे, SP9 अगर लगा रहे हैं तो उसके साथ हम SP4 को भी लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमने SP9 पे उपचार दिया तो उसका कफ सूखने लगेगा, वो परेशान हो जाएगी, तो SP9 अगर लगा रहे हैं तो SP4 भी हम लगाएंगे। अगर हम ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं ST36 का तो ये कॉन्स्टिपेशन कर देगा, अगर हम UB58 का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं तो ये हेमरॉइड यानी पाइल्स दे देगा, और कभी भी LU7 को एक पॉइंट के रूप में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये ब्रोंकाइटिस दे सकता है। तो अगर LU7 लगा रहे हैं तो उसके साथ या तो LI4 लगाइए या तो LI11 लगाइए, जिससे ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस नहीं रहे। कभी भी अगर हम LU7 लगा रहे हैं तो हम LI4 भी लगा सकते हैं, LI11 भी लगा सकते हैं, या हम K6 भी लगा सकते हैं। अलोन यानी अकेले LU7 वीमेन को नहीं लगाना है,
प्रेगनेंसी के दौरान। ये सारी कहानी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, आम वुमेन के लिए नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। अगर कुछ आप लोग को क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। इतना हम लोग ने पढ़ लिया है, तो कोई अगर प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये बहुत पूरा एकदम एक एक चीज पे सर ने फोकस किया है इसमें, फीमेल में हर सब्जेक्ट को सर ने लिया है, अच्छे से बताया है सर ने। इसके अलावा एक किताब और भी है, ट्रीटाइज 20। ट्रीटाइज 20 तो पूरा फीमेल डिसऑर्डर्स पे ही है पूरा। दो किताबें बहुत उसकी हैं हाँ के लिए, तो इसलिए ये बहुत आवश्यक था कि ट्रीटाइज 6 में जो उसका एक चैप्टर है स्पेशल, तो वो हाँ चैप्टर जो है बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ आप लोग अगर ट्रीटाइज 20 पढ़ते हैं तो उसमें काफी कुछ आपको मिलेगा, तो ये हाँ। इसको इस तरह जोड़िए। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, पूछ सकते हैं कि सर का जी आज मैंने टाइम ले लिया। नहीं, सारा टाइम इन लोगों का है मैम, हम लोगों का कोई समय नहीं, समय इनका है, एग्जाम इनका है, एग्जाम इनको देना है और उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप देखिए मैडम ने कितना डिटेल में बताया, सारी चीजें बताई, और इसलिए पढ़ाया गया ये कि आप उसको समझें। और वो ट्रीटमेंट कोई भी हो, उस ट्रीटमेंट को हमको सीखना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और उसको वीडियो को प्रचारित करना है, प्रसारित करना है। यही नहीं, आपस में इंटरेक्ट करना है। ये तमाम बीमारियां ऐसी हैं जो समझ में, क्योंकि हम लोग तो एलोपैथ में है नहीं, लेकिन हम लोगों को तमाम रिपोर्ट्स आती हैं, उनके बेसिस पर हम लोग इस तरह का उपचार दे सकते हैं। और कितने इंस्ट्रक्शंस है हर उसमें पॉइंट पर, तो उनको हम लोग समझें, तभी हम लोग संस्थान के उस सपने को साकार कर सकते हैं जो कह रहे हैं कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं, फिर अभी कोई और चर्चा होगी वो अभी हो जाएगी। ठीक है सर, हम लीव कर जा रहे हैं। प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम प्रणाम।